हम लोग आज का टॉपिक है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। पिछले क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन करके मैंने आपको बता रखा था कंप्लीट लाइन के बारे में, उसके पैरामीटर्स भी बता रखे थे और डिफरेंट टाइप्स के लाइन में भी हमने बताया था कि कैसे शॉर्ट क्या होता है, मीडियम क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है। ये सारे पैरामीटर्स हमने आपको बता रखा था। 3 स्टेजेस में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की स्टडी करते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग में। मैंने शॉर्ट के केस में कुछ आपको फिक्स वैल्यूज़ बता रखी थी कि ये जो आपका FL प्रोडक्ट होता है वो लेस देन कितना होना चाहिए, 4000 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। या आपका लेंथ क्या होनी चाहिए, लेस देन 80 किलोमीटर होना चाहिए। या जो वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज हो वो कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 20 kV तक, 0 से लेकर 20 kV तक ऑपरेटिंग वोल्टेज होनी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। ये बात हम लोगों ने पहले ही जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने डिटेल चर्चा की थी इसके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ हम कंप्लीट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है, कैसे सेंडिंग एंड इसमें वोल्टेज करंट क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज करंट क्या होता है, कैसे वोल्टेज रेगुलेशन इसका कितना होता है, डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे तो हम उसकी बात करेंगे, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। तो हम एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। आपको पता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपका एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ L होगा और यहाँ R होगा, इसको आप XL बोल सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं Z, इसको हम क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसको हम बोलते हैं सेंडिंग इन वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसको हम बोलते हैं सेंडिंग इन वोल्टेज। यहाँ पे जो करंट होती है इसको हम बोलते हैं सेंडिंग इन करंट। और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग इन वोल्टेज। और यहाँ पे जो आपकी करंट होती है इसको बोलते हैं रिसीविंग इन करंट, ठीक है ना। ये आपका एक कंप्लीट जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक। देखिए हम इसको पढ़ाएंगे, बताएंगे तो आपको डिटेल में, लेकिन आपको कुछ ही बातें इससे रिलेटेड याद रखनी है। एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसके रिस्पेक्ट में ABCD पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे कि ABCD पैरामीटर क्या होता है, कैसे हम उसकी हेल्प करके, हम लोग हेल्प ले करके हम बताते हैं कि कोई भी लाइन रेसिप्रोकल है या नहीं है, आपका जो है लाइन सिमेट्रिकल है या नहीं है। मतलब बेस्ट वे ऑफ द एनालिसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ द ABCD पैरामीटर। मतलब ABCD पैरामीटर जो आपका होता है ये ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ABCD पैरामीटर पे भी हम चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे अभी आप ध्यान देंगे, आपके पास जो ये सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम KCL लगाएं तो अप्लाइंग द KCL आप कहेंगे सर IS इज इक्वल टू क्या होगा, एक तरफ से करंट जा रही है दूसरी तरफ निकल जा रही है, तो IS इज इक्वल टू IR, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा अगर आप KVL लगाएंगे, तो आप देखेंगे इसमें आप लिखेंगे VS इज इक्वल टू VR प्लस IRZ लिखेंगे। आप IR की जगह IS भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक IS का इक्वेशन आ गया और एक VS का इक्वेशन। तो ABCD पैरामीटर के टर्म में अगर इसे आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ABCD पैरामीटर होता क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका डिटेल हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। ABCD जो पैरामीटर, उसका मैं सिर्फ अभी आपको इक्वेशन बता देता हूँ। उसमें जो भी आपका पैरामीटर होता है ABCD, वो आपका सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा A VR प्लस B IR, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है C VR प्लस, बात समझ रहे हैं ना। तो हमें जो ABCD पैरामीटर यहाँ देखने को मिलेगा, उस ABCD पैरामीटर में ये इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है,
पैरामीटर ये भी हम लोग जब एनालॉग पढ़ते हैं तो एनालॉग में बहुत प्रकार के हम पैरामीटर पढ़ते हैं। एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर। टू पोर्ट नेटवर्क में भी पढ़ा जाता है कि पैरामीटर्स होते क्या हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क की ईजिली हमें एनालिसिस करने के लिए हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी पैरामीटर्स होते हैं, ये क्या होता है कि इसमें दो क्वांटिटी डिपेंडेंट होती हैं, दो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती हैं। एक के रिगार्डिंग दूसरे से एक दूसरे का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब यहाँ ABCD जो आपका है, ये बेसिकली कोई ना कोई वैल्यू होगी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। कोई इसका इम्पिडेंस होगा, कोई वोल्टेज गेन होगा, कोई ट्रांसमिशन लाइन का जो है फॉरवर्ड एडमिटेंस होगा, तो इसकी वैल्यूज़ होती हैं ABCD। अब देखिए, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए जो हम ABCD पैरामीटर्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे VS IS को डिपेंडेंट मान लेते हैं, किस पे, VR IR पे। किस पे, VR IR पे। मतलब VR IR इंडिपेंडेंट और VS IS डिपेंडेंट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा मिल जाता है, VS IS यहाँ पे हो जाता है A B C D। इसको मैट्रिक्स टर्म में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाता है VR IR। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे टू पोर्ट नेटवर्क जो आपका होता है, ABCD पैरामीटर हम ज़्यादा डिटेल नहीं ले चलेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा या आप पढ़ना चाहेंगे तो आप बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग से जो है पूरा ABCD पैरामीटर्स के लिए हम अलग से एक वीडियो ही बना लेंगे। बस मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ABCD पैरामीटर्स यहाँ पे आपका होता है IS, यहाँ होता है VS, यहाँ होता है VR, यहाँ होता है IR। तो ABCD जो पैरामीटर होता है आपका, इसमें दो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, दो क्वांटिटी डिपेंडेंट, उनमें रिलेशन बताता है ABCD। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं, इसको हम लोग कैसे इसकी ABCD की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें IR 0 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर रिसीविंग एंड करंट 0 होगा, मतलब IR की वैल्यू अगर हमारी 0 हो रही है, इसका मतलब क्या, रिसीविंग एंड साइड क्या है, ओपन सर्किटेड है। क्या है भाई, रिसीविंग एंड करंट 0 कब होगी, जब आपका रिसीविंग एंड साइड क्या हो, ओपन सर्किटेड हो। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए यहाँ से ये 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी VS अपान, जब IR 0 हो, VS अपान VR जब IR 0। तो वोल्टेज का रेशियो क्या होता है हमेशा, इनपुट वोल्टेज अपान आउटपुट वोल्टेज। एक इनपुट साइड का है, एक आउटपुट साइड का, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर वोल्टेज गेन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज गेन बोल सकते हैं, ट्रांसफर वोल्टेज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर ABCD पैरामीटर में A क्या होता है, तो आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज गेन। आप कहेंगे सर V का अनुपात जो होता है, वोल्टेज का जो अनुपात, इनपुट और आउटपुट साइड के वोल्टेज का जो अनुपात होता है, उसे हम वोल्टेज गेन तो कहते हैं। लेकिन ये रिवर्स ट्रांसफ़र, ये दो नए शब्द क्यों आपने जोड़ दिए। तो जब भी आप वोल्टेज गेन पढ़ते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो आप क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज अपान, नॉर्मली यही पढ़ते आए हैं। चूँकि हमारे पास ये आपका जो है आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे जो है इनपुट साइड अपान आउटपुट है, तो इसको बोला गया रिवर्स ट्रांसफ़र वोल्टेज। ट्रांसफ़र क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक पैरामीटर इनपुट साइड का है और एक पैरामीटर आउटपुट साइड का है। अगर दोनों पैरामीटर एक साइड के हों तो इसको हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे। एक इनपुट साइड का, एक आउटपुट साइड का, इसलिए हम बोल रहे हैं ट्रांसफ़र। और रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनपुट अपान आउटपुट है। रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, इनपुट अपान आउटपुट है। अगर आउटपुट अपान इनपुट होता है तो फॉरवर्ड बोलते हैं। बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब B, अगर हमें यहाँ से देखिए IR 0 करने पे हमें C मिल जाएगा, IS अपान VR, यही तो मिलेगा जब IR आपका क्या हो। इस बात को समझिएगा, C इज इक्वल टू IS अपान VR, जब हमारा IR क्या हो, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट करंट अपान आउटपुट का वोल्टेज। इसको आप करंट अपान वोल्टेज क्या होता है, एडमिटेंस। क्या होता है, एडमिटेंस। लेकिन ये इनपुट करंट आउटपुट का वोल्टेज है, तो इसको बोलेंगे रिवर्स एडमिटेंस। एक इनपुट साइड का है और एक आउटपुट साइड का, दोनों अलग अलग साइड के हैं ना, तो इसको बोलेंगे रिवर्स एडमिटेंस, रिवर्स। उसके बाद आप देखिए, जब हमने आउटपुट को, हमने रिसीविंग इन साइड को ओपन सर्किट किया, तब तो ये हाल था।
अब अगर हम रिसीविंग इन साइड को शॉर्ट सर्किट, आउटपुट वोल्टेज 0 करें तो इसका मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट ना, रिसीविंग इन साइड शॉर्ट सर्किट है तो वी आर 0 होगा। तो अब देखो बी की वैल्यू निकलेगी, बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी एस अपान आई आर। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इम्पिडेंस। ये कब आएगा, जब वी आर 0 होगा। कब आएगा, जब वी आर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, इसकी महो, नो यूनिट। बात समझ रहे हैं, ये दिख रहा है आपको प्रॉपर। अब अगर हम ये मान लीजिए यहाँ पे अगला पैरामीटर अगर हमें निकालना हो, मान लीजिए हमें d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वी आर तो हमारा 0 है, आई एस अपान आई आर। ये कब, जब आपका वी आर 0 हो। तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट गेन। क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट गेन, रिवर्स करंट गेन, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट गेन। समझ रहे हैं बात को, ये हो गया रिवर्स करंट गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये हमारा ABCD पैरामीटर है। अब देखिए अगर ABCD पैरामीटर में A की वैल्यू अगर D के बराबर आ जाए, क्या इसका मतलब लाइन सिमेट्रिकल है। क्या है, लाइन सिमेट्रिकल है। और AD माइनस अगर BC बराबर 1 हो जाए तो रेसिप्रोकल है। इतनी बात आप याद रखेंगे, मतलब A की वैल्यू D के बराबर हो जाए, A की वैल्यू D के बराबर। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी तार लिया, तो तार को चाहे आप इधर से इनपुट दो चाहे इधर से इनपुट दो, कभी कोई फ़र्क पड़ता है क्या, दोनों तरफ से आप किसी भी तरफ से देखेंगे तो उसका इम्पीडेंस हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। मतलब आप किसी भी तरफ से अगर देखेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं दिखेगा। पहली चीज़, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक होना, सममिति होना, सिमेट्रिक। बात समझ रहे हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या, रेसिप्रोकल का मतलब अगर आपने इस साइड पे सोर्स लगाया, यहाँ लोड लगाया है, तो कोई बात नहीं, अब तार को ऐसे अगर उलट दीजिए, यहाँ सोर्स लगा दीजिए, यहाँ लोड लगा दीजिए, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। कहने का मतलब किसी भी सर्किट में या डिवाइस में, सर्किट की अगर हम बात करें तो जहाँ पे लोड लगा है वहाँ पे सोर्स लगा दो, और जहाँ सोर्स लगा वहाँ लोड लगा दो। अगर उसके अभिलक्षण में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। कैसा, रेसिप्रोकल। बात समझ रहे हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन, अच्छी ट्रांसमिशन लाइन, वो हमेशा सिमेट्रिक होती है और हमेशा रेसिप्रोकल होती है नॉर्मली। लेकिन जब हम उसकी कैस्केडिंग कर देते हैं दो लाइंस को आपस में, या दो लाइंस का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, तब जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल रह जाएं। लेकिन एक नॉर्मल कोई भी वायर आप घर में ख़रीद के लाते हैं तो हमेशा सिमेट्रिक होता है। ये बात क्लियर है, हमेशा सिमेट्रिक होता है अगर कभी भी आप कोई वायर परचेज करके लाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इतना हम लोगों ने जो है इस पॉइंट को देख लिया। ठीक है, ये पूरा, ये हमने ABCD पैरामीटर आपको शॉर्ट में कराया है, बहुत सिंपल वे में, कि बस आप इतना इसके बारे में जाने। होता बहुत कुछ है इसमें ABCD पैरामीटर में। ठीक है, ABCD पैरामीटर क्या है, एक ऐसा पैरामीटर, इसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, ABCD पैरामीटर के प्रयोग से हम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करते हैं। ईजी होता है थोड़ा सा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ABCD पैरामीटर का यूज़ करने से ईजी होता है। अब ABCD पैरामीटर में ये इक्वेशन याद होना चाहिए, A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ABCD पैरामीटर में A जो होता है क्या होता है, B जो होता है क्या होता है। तो A क्या होता है, ट्रांसफ़र वोल्टेज गेन, B क्या है, ट्रांसफ़र एम्पिडेंस, ये रिवर्स एडमिटेंस, और आपका D क्या है। और आपसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूछेगा वो यही पूछेगा कि सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोकल, सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोकल का जो है फ़िलहाल कंडीशन क्या है। तो जब A इज इक्वल टू D होगा और AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो ये इतना पॉइंट आप नोट करिए और ये इक्वेशन ध्यान रखिए। इसी से आगे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ABCD पैरामीटर मिटाते हैं। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पे हमने ABCD पैरामीटर को समझ लिया। अब ये जो दो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन से इसकी तुलना करिए। तो VS वाले इक्वेशन से अगर आप तुलना करेंगे तो VR के मल्टीपल में क्या है, A बराबर आपको मिलेगा क्या 1, IR के उसमें क्या है तो B बराबर आपको मिलेगा क्या Z, मिलेगा कि नहीं, तुलना कर दीजिए ना आप। तो VR का प्रोडक्ट जो होगा वो ले लेंगे और यहाँ IR का प्रोडक्ट जो होगा वो ले लेंगे, B की वैल्यू IS से तुलना कीजिए। तो IS से तुलना करेंगे तो VR मतलब C की वैल्यू यहाँ 0 और D की वैल्यू, बात समझ में आया। दोनों इक्वेशन की तुलना हमने कैसे किया समझ में आया ना। तो जिस तरीके से ये हमने लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ अगर इसका पैरामीटर लिखना चाहें तो VS IS इज इक्वल टू 1 Z 0 1 VR IR। एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, यही इक्वेशन आ जाएगा फिर से। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आप जानते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम इक्वेशन आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे A बराबर D है, क्या A बराबर क्या है D, मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एक सिमेट्रिकल है लाइन है, सिमेट्रिकल लाइन है। और अगर आप देखेंगे AD माइनस BC इज इक्वल टू क्या है 1 है, A और D का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा तो -1, मतलब ये आपका रेसिप्रोकल भी है, क्या है, मतलब जो कंडीशन हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में जो ABCD पैरामीटर ने जो कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ABCD पैरामीटर ने जो कंडीशन दे रखी है कि A बराबर अगर D होगा तो सिमेट्रिकल होगी लाइन, AD माइनस BC बराबर 1 होगा तो रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू और D की वैल्यू 1 1 दोनों बराबर है ना, तो लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या हो गया, सिमेट्रिकल लाइन हो गया। और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब रेसिप्रोकल भी हो गया। ये दिख रहा है प्रॉपर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है ये हमारा किस तरीके से सिमेट्रिकल है और रेसिप्रोकल है। अब हम लोग आएंगे फेजर डायग्राम, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फेजर डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो अब देखिए फेजर डायग्राम पढ़ने के लिए हमें ध्यान देना है, यहाँ पे इसको मिटा दें पूरा। फेजर डायग्राम हम 3 कंडीशन में इसका पढ़ेंगे और फिर एनालिसिस लैगिंग का करेंगे। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम 3 कंडीशन में पढ़ेंगे। नंबर 1 लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग। ये हम लोग 3 कंडीशन में क्या पढ़ने वाले हैं, फेजर डायग्राम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए फेजर डायग्राम के इधर हमने कोई लोड दे रखा है जो लैगिंग लोड हो, कैसा लोड हो, मान लीजिए हमने यहाँ एक लोड दिया लैगिंग लोड है। लैगिंग लोड क्या है, वो मान लीजिए आपका यहाँ पे XR हो और ये क्या हो, ये RR हो और ये XR हो, समझ रहे हैं बात को, लोड साइड का, रिसीविंग साइड का लोड, समझ रहे हैं बात को। तो इसकी वजह से इसका जो एंगल आए, एंगल फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं भाई, tan इनवर्स XR बाई, यही तो आता है। तो ये मान लीजिए रिसीविंग एंड का जो आपका लोड है इसमें जो एंगल आ रहा है फाई आर आ रहा है, और यहाँ पे ये जो आपका है सेंडिंग एंड साइड का आप मान लीजिए एंगल क्या है, फाई एस है, ठीक है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। अब देखिए जब भी हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको वोल्टेज इक्वेशन पता होना चाहिए, क्या, इसी को हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम में। तो अब देखिए अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर पे इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ करें
तो हमारे पास पहले एक कांस्टेंट क्वांटिटी कोई होनी चाहिए जिसको हम कांस्टेंट माने, या तो आप आई को कांस्टेंट मान लीजिए, आई एस इज इक्वल टू आई आर, या तो आप वी आर को मान लीजिए। चलिए हम वी आर को रेफरेंस मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम वी आर को रेफरेंस मानते हैं। ये हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, रिसीविंग इन वोल्टेज है, बात समझ रहे हैं। अब चूंकि अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे हम बना रहे हैं तो इसमें जो करंट जा रही होगी वो क्या करेगी, वोल्टेज से, मतलब रिसीविंग इन वोल्टेज से करंट क्या होगी, लैग करेगी। तो कितना लैग करेगी, लैग कितना करेगी, कोई बताएगा मुझे। लोड जो हमारा लगा होगा उस लोड का पावर फैक्टर हमने अभी निकलवाया है, मतलब लोड का जो लैगिंग एंगल होगा वो कितना है, फाई आर। तो कितने से लैग करेगा, फाई आर से। अगर हम इसके बाद इसमें देखिए, अब इसी इक्वेशन को ड्रॉ करना है, आई आर, हमें इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर आर प्लस जे आई आर एक्सएल, लिख सकते हैं ना भाई। हमने जेड की जगह पे क्या लिख दिया, जेड बराबर क्या है, आर प्लस, हमने यही लिख दिया, कोई गलत है क्या, समझ में आया ना ये बात। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, जब हम वोल्टेज आई आर प्रोडक्ट लेंगे तो आई आर प्रोडक्ट हमेशा किसके फेज में होगा, करंट के फेज में। यहाँ क्या हो जाएगा, आई आर आर। अब जे से मल्टीप्लाई है तो इससे 90 डिग्री पे घूम जाएगा कौन, आई आर एक्सएल, ये जे से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम मिला दें तो ये बन गया हमारा क्या, वी एस। मतलब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि आपका ये आई आर है, ये वी आर है, ठीक है, ये आपका जो है आई आर एक्सएल है, और ये आपका वी एस। मतलब अब ये जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, रिसीविंग इन वोल्टेज जो आपका सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट या रिसीविंग इन करंट का ये जो आपका एंगल होगा इसको हम बोलेंगे फाई एस। क्या बोलेंगे, फाई एस। बात समझ में आ रहा है। मतलब भाई फाई आर इज इक्वल टू फाई एस ही है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सॉरी ये आई आर इज इक्वल टू आई एस है, तो यहाँ पे आप इसको कर दिए। तो अब देखिए सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट का जो करंट के बीच का एंगल होगा उसको हम बोलेंगे सेंडिंग इन फेज एंगल, और रिसीविंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन करंट के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे रिसीविंग इन फेज एंगल। आपको पता है कि अगर हमें पावर फैक्टर निकालना हो, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें पावर फैक्टर रिसीविंग इन साइड का हमें निकालना है तो आप देखेंगे कॉस फाई आर लिखेंगे, और पावर फैक्टर अगर हमें सेंडिंग इन साइड का निकालना है तो कॉस फाई एस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बोलेंगे, चूँकि ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको याद रखिएगा, चूँकि फाई एस इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन किस, क्या, फाई आर, इसलिए कॉस फाई आर इज लेस देन, सॉरी कॉस फाई आर इज ग्रेटर देन कॉस फाई एस। मतलब सेंडिंग इन का पावर फैक्टर हमेशा रिसीविंग इन के पावर फैक्टर से लो होगा लैगिंग पावर फैक्टर पे। मतलब फाई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2 पढ़ते हैं ना, कास 45 की वैल्यू 1/√2। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं वैल्यू घटता जा रहा है ना। मतलब क्या है कि साइन के साथ जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू बढ़ती है, कॉस के साथ जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है। तो जहाँ पे फेज एंगल ज़्यादा होगा वहाँ पावर फैक्टर कम। तो सेंडिंग इन फेज एंगल ज़्यादा है, सेंडिंग इन वाला ये, तो सेंडिंग इन पावर फैक्टर ऑलवेज लेस देन द रिसीविंग इन पावर फैक्टर एट लैगिंग लोड, एट लैगिंग लोड। ये पॉइंट एकदम दिमाग में रखिएगा, आपको नोट्स में भी दिया गया है, ठीक है ना, समझ में आया। ये लैगिंग पावर फैक्टर पे हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर। ये हमारा जो पहला बना, ये बना किस पे, फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है। फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर, आपको सिंक्रोनस मशीन का फील आएगा इसमें। सिंक्रोनस मशीन में जो फेजर वजर आपने पढ़ा था ना, वो उस तरीके का फील यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग जो है
आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कैलकुलेटिव मेथड से लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमा में आप इतना ये सब नहीं पढ़ते हैं, या जो भी आपका लेवल है उसमें आप ये इतना ये सब नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पॉइंट क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो एग्ज़ाम में आएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इससे कम डिस्टेंस, इससे ये इतना वोल्टेज, और क्या समझना है, और ये समझना है कि ए बराबर डी होता है, ये सिमेट्रिकल लाइन है, रेसिप्रोकल लाइन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या समझना है, लैगिंग पावर फैक्टर पे इसका पावर फैक्टर रिसीविंग इंड का पावर फैक्टर सेंडिंग इंड से ज़्यादा होता है, रीज़न आपको मैंने बता दिया है। अब अभी जब वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कैसे ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन चेंज होता है पावर फैक्टर चेंज होने से, किस पावर फैक्टर पे रेगुलेशन जीरो होने की संभावना होती है और किस पे मैक्सिमम होता है, किस पे आपका जो है जीरो होता है, किस में नेगेटिव में जा सकता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे और यही बातें आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही सब बनाता है ज़्यादातर, ठीक है, या तो न्यूमेरिकल बनाता है, तो न्यूमेरिकल तो ज़्यादा यहाँ आपके लेवल पे नहीं है न्यूमेरिकल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। यूनिटी पे बनाएं, देखिए भाई यूनिटी पे बनाते हैं। दूसरा देखिएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। फिर से हम यहाँ रेफरेंस क्या लेंगे भाई, हम रेफरेंस ले लेते हैं VR को। VR को रेफरेंस लेंगे तो करंट इसी में आएगा, आएगा ना, और जो आपका वोल्टेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा IRR, और यहाँ से 90 डिग्री पे कौन चला जाएगा, JXLIR आएगा ना, इसको हम मिला देंगे, ये वैल्यू हो गई VS। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे यहाँ VR वोल्टेज इतना कम है और VS वोल्टेज ज़्यादा है, तो VS इज़ ग्रेटर देन VR, VS इज़ ग्रेटर देन। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि सेंडिंग इन वोल्टेज क्या है, रिसीविंग इन से ज़्यादा है। ये पॉइंट अभी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। हम आपको फेरेंटी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहीं से सिखा देंगे थोड़ा सा, लेकिन चूंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम उसकी ज़्यादा कल्पना नहीं करते, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट वगैरह या कैपेसिटर को हम नेगलेक्ट मानते हैं। मीडियम और लॉन्ग में आगे चल के हम लोग फेरेंटी इफेक्ट की बात करेंगे, ज़्यादातर लॉन्ग में बेहतर हमें दिखता है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे आपको समझा सकते हैं। आप देखो, आप कुछ नहीं, एक बात बताइए, ये मान लीजिए ये जीरो पोजीशन है, ऐसे अगर हमने एक ग्राफ दिखाया है तो बताइए ये एक्स ग्राफ है, ये वाई ग्राफ है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब ये वही है, हमने लाइन खींच रखा है, ये लाइन है, तो ये जो छोटी लाइन खींच रखा है हमने, जब आपको एसी में एसी सर्किट जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे जब मैंने आपको फेजर पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ लाइन होती है फेजर में वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो अब देखो ये लेंथ ऑफ लाइन ज़्यादा है ना, ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। ये सारी बातें हमने की थी। एक क्लास हम आपका लेकर आएंगे जो आपका यूट्यूब पे भी ऑनलाइन हम लोग करेंगे, जिसमें केवल और केवल एक पूरा टॉपिक ही हम लोग लेंगे, सिर्फ फेजर पढ़ेंगे। किसी भी दिन हम छुट्टी के दिन उसमें ले आएंगे, पूरा का पूरा हम फेजर कॉन्सेप्ट एकदम जीरो लेवल से एकदम हम उसको, मतलब कहीं पर भी फेजर बनाना हो, मशीन में बनाना हो, पावर सिस्टम में बनाना हो, बेसिक का बनाना हो, फेजर द एंड, ऐसे ही एक पावर फैक्टर का लाएंगे। और इसमें पावर सिस्टम में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सब एक एक हम इंडिविजुअल एकदम पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अलग, मीडियम अलग पढ़ाएंगे, फिर आपको इंसुलेटर अलग पढ़ाएंगे, सपोर्ट अलग पढ़ाएंगे, कोरोना अलग पढ़ाएंगे, स्किन इफेक्ट अलग पढ़ाएंगे, उसमें इसके साथ हो सकता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जोड़ दें, फेरेंटी इफेक्ट अलग पढ़ाएंगे, कोरोना और जितने भी उसके पैरामीटर्स है सब एक एक इंडिविजुअल, उसका लेंथ हम पूरी एनालिसिस के साथ उसको हम पढ़ाने वाले हैं आपको। बस आप लोग अपना जो है मेंटेन रख के चलिए, सारी चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से जरा सा भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसको लगा सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये VS है, तो ये आपका क्या है भाई, φR भी है और दोनों बराबर है ना, है कि नहीं बराबर, सही बताइए, ऐसे कैसे बराबर है, मतलब हमने बोल दिया बराबर है। अरे भाई VR और IR तो एक ही फेज में हो गया ना, तो बराबर कैसे हो गया, यहाँ पे φR तो जीरो हो गया। मतलब कुछ भी कतई लुल्ल लोग हैं आप, मतलब हमने बोल दिया तो हो गया। φR की वैल्यू क्या हो गई और ये क्या है, मतलब रिसीविंग इन पावर फैक्टर क्या हो गया, यूनिटी। भाई जीरो का मतलब क्या, cos φ 1,
और सीधी सी बात आपको समझना चाहिए, हमने यूनिटी पे लिया ही है और तब भी पूछ रहे हैं क्या होगा, तो आप बता नहीं रहे हैं, यूनिटी ही होगा। ठीक है, हाँ तो फाई एस फाई आर के बराबर नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि फाई एस इज़ ग्रेटर देन क्या है, फाई आर, मतलब कॉस फाई आर इज़ ग्रेटर देन कॉस फाई एस। मतलब आप देख रहे हैं भाई यूनिटी से बड़ा कोई पावर फैक्टर ही नहीं है ना, 1 आपका मैक्सिमम पावर फैक्टर है। ठीक है, ये आपका यूनिटी के केस में है। तो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर पे सेंडिंग इन वोल्टेज हमेशा रिसीविंग इन वोल्टेज से ज़्यादा है। आपका जो रिसीविंग इन पावर फैक्टर है वो आपका यूनिटी है, और सेंडिंग इन पावर फैक्टर जो आपका है वो कम है, लैगिंग है। यहाँ पे फाई आर इज इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फाई आर इज इक्वल टू 0 क्यों है, अभी मैंने यहाँ बताया है। देखो यहाँ फाई आर इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू हम 0 कर दें, tan इनवर्स है ना, इसकी वैल्यू हम 0 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, फाई आर इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। tan इनवर्स 0 का मान 1 साइन अपान 0 बालक। ये देखो ऐसे देखो, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है tan बराबर क्या होता है, tan 0 बराबर साइन 0 अपान cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 का मतलब 1। बात समझ रहे हैं ना, हाँ कंफ्यूज नहीं होइए। तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको नोट डाउन करिए, हम लोग आते हैं अगला लीडिंग पे, हम लोग आते हैं लीडिंग पे। चलिए यहाँ पे अगला हमारा है लीडिंग पावर फैक्टर पे। हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर पे देखेंगे तो देखिएगा लीडिंग पावर फैक्टर पे हम क्या मानेंगे, रेफरेंस वही हमारा वी आर, ठीक है ना। लीडिंग पावर फैक्टर है मतलब हमारा करंट कहाँ जा रहा होगा, लीड कर रहा होगा आई आर, करंट लीड करेगा तो इसी के रिगार्डिंग हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आई आर इंटू आर। रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप हमेशा किसके फेज में होगा, हमेशा रिसीविंग जो आपका इंड करंट है आई आर जो होगा, जो ये करंट है इसी के फेज में होगा। अब अगर हम बात करें तो इससे 90 डिग्री पे क्या होगा, इससे 90 डिग्री पे क्या होगा, इससे 90 डिग्री पे होगा आई आर एक्सेल, ये जे से मल्टीप्लाइड होगा। अब इनको मिलाने वाली जो लाइन है यहाँ से आप देखो, ये है वी एस। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, फाई एस, ये एंगल क्या है, फाई आर, अरे सॉरी, ये एंगल है हमारा, ये तो लोड एंगल होता है वोल्टेज के बीच का। ये हमारा जो पूरा दिख रहा है ये हमारा है फाई आर, और ये जो है आपका ये क्या है, फाई एस। बात समझ रहे हैं ना, फाई एस एंगल आपका छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये वी एस है ना, आई आर हमारा आई एस के बराबर होता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग बार बार। पहली चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं कि फाई आर इज़ ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे कॉस फाई एस इज़ ग्रेटर देन, ये पहली बार उल्टा हुआ है ना। एक चीज़ और देखिए यहाँ वी एस इज़, जो आपका सेंडिंग इंड का वोल्टेज है वो रिसीविंग इंड के वोल्टेज से क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सेंडिंग इंड का जो वोल्टेज होता है वो रिसीविंग इंड के वोल्टेज से आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। ये आपका आगे कंडीशन आएगा फेरेंटी इफेक्ट की कंडीशन में, ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाया गया है, बट आगे जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया इसका मिलेगा, बहुत अच्छे से हम लोग इस बात को और समझेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये ऐसा दिख रहा है सिर्फ, ठीक है, बट इसको हम लोग छोटा ही बनाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत आप कह सकते हैं नियरली लगभग बराबर होता है, मतलब ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब ये इक्वल ही होता है। ऐसे ऐसे बना लें, ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है। लेकिन यही चीज़ आप जब देखेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे, तो लीडिंग पावर फैक्टर का ही कंडीशन होगा जब हम VS को अधिक दिखाएंगे। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, यहाँ अरे सॉरी, यहाँ पे आप इसको बराबर इसको ग्रेटर ना करिए तो ज़्यादा सही है। अप्रॉक्सीमेटली बराबर, या आप कह सकते हैं स्लाइटली ग्रेटर भी कह सकते हैं, थोड़ा सा कम। आप फेरेंटी जब चार्जिंग कंडीशन देखेंगे, फेरेंटी इफेक्ट जब देखेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्टली ज़्यादा ही होता है, मतलब ज़्यादा ही होगा रिसीविंग इन वोल्टेज, उसी कंडीशन को ही बोलते हैं। और बाकी किसी कंडीशन में ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम ही होता है। तो कन्फ्यूजन मत रखिए, हमने बस आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर कैपेसिटेंस इफेक्ट आएगा तो ऐसे वोल्टेज बढ़ सकता है, राइज हो सकता है चार्जिंग करंट की वजह से। नोट डाउन हो गया? ठीक है जी। हमारा जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम लोगों ने डिफरेंट पावर फैक्टर पर हम लोगों ने इसका फेजर डायग्राम देख लिया। अब इसके बाद आता है वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन, इसका डिफरेंट पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन कैसे इसका आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा आपका हो जाएगा। तो उसको हम लोग वेरियस कंडीशन ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन एट डिफरेंट पावर फैक्टर वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, हम देखेंगे डिफरेंट वोल्टेज लेवल। बाकी यहाँ पे आप एक बार इसको ध्यान से देख लें, आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे VS ग्रेटर देन VR है, पावर फैक्टर कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है, और यहाँ पे क्या कंडीशन आती है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको बोलेंगे वोल्टेज आपका जो है स्लाइटली लेस या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। लेकिन नो लोड कंडीशन में जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे चार्जिंग करंट आता है तो वहाँ पे फेरेंटी इफेक्ट आता है, वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम लोग फेरेंटी इफेक्ट के नाम से ही जानते हैं। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग आपका इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ही दूसरा पार्ट जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही इसमें रखते हैं।